तैयार रहिए, स्टार्ट। हाल ही अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा अपने सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल्स फेबल 5 और माइथोस 5 के उपयोग पर गैर अमेरिकियों के लिए लगाया गया प्रतिबंध वैश्विक टेक जगत के लिए बड़ा वेकअप कॉल है। यह घटना साबित करती है कि वैश्विक डिजिटल निर्भरता के इस दौर में कोई भी देश दूसरे देशों के एआई टूल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। यदि कभी अन्य प्रमुख एआई टूल्स का रास्ता भी भारतीयों के लिए बंद हो जाए तो हमारे बढ़ते स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोसिस्टम का कामकाज ठप हो सकता है। ऐसे में इंडिया एआई मिशन और स्वदेशी एलएलएम का विकास करना अब हमारी मजबूरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता का मामला बन गया है। इस तकनीकी होड़ के बीच एक दूसरा बड़ा संकट भी हमारे सामने खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में अकेले भारत के डेटा सेंटर्स ने लगभग 150 अरब लीटर पानी की खपत की है, जिसके 2030 तक 358 अरब लीटर पहुंचने का अनुमान है। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी और 24 घंटे बिजली की जरूरत होती है। वर्तमान में हमारे मुख्य डेटा सेंटर्स मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जो पहले से ही गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। भारत को अपना डेटा सुरक्षा के लिए खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, साथ ही अपने सीमित बिजली पानी के संसाधनों को भी बचाना है। लेकिन यहाँ एक तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक व्यवहार्यता और टैलेंट का भी है। फेबल 5 जैसे अत्याधुनिक मॉडल्स को प्रशिक्षित करने में अरबों डॉलर का खर्च आता है। भारत के लिए उच्च क्षमता वाले चिप्स की वैश्विक कमी और शीर्ष एआई विशेषज्ञों के ब्रेन ड्रेन को रोकना एक बड़ी ढांचागत चुनौती है। सही मायने में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पर्याप्त नहीं है, उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना भी जरूरी है। हमें तकनीक का अंधा विरोध किए बिना एक संतुलित मल्टी मॉडल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। इस दिशा में चीन का प्रयोग एक सबक हो सकता है, जिसने कूलिंग के लिए समुद्र के नीचे डेटा सेंटर स्थापित किए हैं। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में अपनी विशाल तटीय रेखा का उपयोग इस तकनीक के लिए कर सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में ग्रीन एनर्जी, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा शामिल है, उनके जरिए डेटा सेंटर्स को संचालित करने के जो प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें पूरे देश में लागू करना होगा। अब समय है कि सरकार डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड इमर्शन कूलिंग और उपचारित पानी का उपयोग अनिवार्य करे। अमेरिकी प्रतिबंध की इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए हमें एक ऐसी संतुलित नीति बनानी होगी जहां आत्मनिर्भर तकनीक का विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी। शिक्षा जैसे गरिमामय पेशे को अपनाने में भी आज की पीढ़ी को संकोच होने लगे तो इसमें सरकारी नीतियों का दोष ही कहा जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, बीएड में प्रवेश और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए घटते आवेदन तो यही संकेत दे रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में शिक्षा में स्नातक बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा प्री बीएड के लिए
आवेदकों की संख्या में 63% तक की गिरावट युवाओं के टूटते विश्वास का प्रमाण है। वर्ष 2023 में जहां 3.42 लाख अभ्यर्थियों ने प्री बीएड के लिए आवेदन किया था, वहीं वर्ष 2026 में यह संख्या घटकर मात्र 1.26 लाख रह गई। स्थिति यह है कि एक दौर में कठिनाई से बीएड में प्रवेश हो पाता था और अब कमोबेश सभी आवेदकों को प्रवेश मिलने की सूरत बन गई है। शिक्षकों की भर्ती नियमित हो और सरकारी के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थाओं में भी समुचित नौकरी के अवसर हों तो युवाओं की इस बेरुखी को कम किया जा सकता है। लेकिन आज के हालात में न तो सरकारी नौकरियों की राह ज़्यादा खुल रही और न ही निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षित शिक्षकों को समुचित वेतन देने को बाध्य किया जाता। दूसरी तस्वीर यह है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापकों के 40,000 तथा प्राध्यापकों के 20,000 पद खाली हैं। लगभग 5,500 से अधिक सरकारी विद्यालय बिना संस्था प्रदान के संचालित हो रहे हैं। रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो तो बेरोजगार अभ्यर्थियों में निराशा, असुरक्षा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ना स्वाभाविक है। निजी विद्यालय प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग तो करते हैं, लेकिन उन्हें सम्मानजनक वेतन और अन्य आवश्यक सुविधाएं देने से बचते हैं। यह केवल रोजगार का संकट नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रहार है। सरकार के अधूरे प्रयास और निजी क्षेत्र की मनमानी ने शिक्षण पेशे को कमजोर किया है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। विराम।